नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल सनराइज स्टडी ऐप पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम यहां पर बायोलॉजी का 5th चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कोशिका विभाजन। और आप हमारी वीडियो को बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस बात की गारंटी मैं लेता हूं कि आपने ऐसा चैप्टर मतलब कोशिका विभाजन इस तरीके से कभी नहीं पढ़ा होगा जिस तरीके से आज हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको 100% यह चैप्टर समझ में आ जाएगा। और इसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम कोशिका विभाजन से। ठीक है, तो कोशिका विभाजन, सर्वप्रथम तो कोशिका विभाजन के बारे में बात करेंगे। कोशिका विभाजन होता क्या है? इसी कोशिका विभाजन से हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। यानी पूरी बॉडी, यानी छोटी सी बॉडी एक बहुत बड़ी बॉडी में कैसे तब्दील हो जाती है, कैसे वो ट्रांसफर हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है? हमारी कोशिका विभाजन से। ठीक है, तो सर्वप्रथम यानी जो स्लाइडर और समान थे उन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था, पर उन्होंने यह नहीं बताया था कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण कैसे होता है। उनके बाद आए हमारे रुडोल्फ विर्चो। एक रुडोल्फ विर्चो वैज्ञानिक है जिन्होंने सर्वप्रथम बताया कि सेल में, यानी एक सेल दूसरी सेल में टूटकर नई सेल का निर्माण करती है। यानी कोशिका खुद से ही दूसरी कोशिका को जन्म देती है, यानी एक कोशिका दूसरी कोशिका की जननी होती है। ठीक है, जो कोशिका टूटकर, बड़ी कोशिका टूटकर दो भागों में बढ़ जाती है उसको हम मदर सेल कहते हैं, और जो छोटे छोटे भाग होते हैं उनको हम डॉटर सेल कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर यानी कोशिका विभाजन होता क्या है। ठीक है, शुरुआत में आपने देखा होगा जब यानी कोई भी चीज होती है या कोई भी प्राणी होता है वो शुरुआती अवस्था में बहुत छोटा होता है, यानी उसका शरीर बहुत ही छोटा यानी सूक्ष्म होता है। धीरे 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 उसके हर एक अंगों का विकास होता है, क्योंकि हर एक अंग कोशिका से मिलकर बना होता है। और उन्हीं अंगों में हमारा धीरे 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 क्या चीजें होती है? हमारा सेल डिवीजन शुरू हो जाता है, यानी कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है। वह कोशिका विभाजन होते होते एक निश्चित अवस्था तक होता है, उसके बाद वो धीरे 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 होता है। ठीक है, शुरुआती अवस्था में यानी लगभग 16-17 साल में यह सेल डिवीजन बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिससे शरीर की एकदम वृद्धि बढ़ती है। ठीक है, तो बात करते हैं हम ये सब चीजें होती कैसे हैं, कौन सा पदार्थ है, क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें इसमें सहयोग करती है, कैसे सेल डिवीजन होता है, कैसे कोशिका विभाजन को मतलब कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां से। यानी एक सेल का दो सेल में टूटना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक है, तो जब ये बड़ी कोशिका होती है, जब कोशिका मदर सेल जो कोशिका टूटती है उसको मदर सेल कहते हैं, और इसी कोशिका से टूटकर दो सेल बन जाती है उनको हम डॉटर सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये सेल ये दोनों अलग अलग सेल हो गई। अब तो ये सेल जो होती है शुरुआती अवस्था में ये डॉटर सेल कहलाती है, बाद में ये भी मदर सेल बन जाएंगी और दो भागों में टूटकर ये डॉटर सेल बना देंगी। ठीक है, बात करते हैं हम कुछ यहाँ पर हमने पॉइंट नोट किए हैं। कोशिका विभाजन की व्याख्या सर्वप्रथम रुडोल्फ विर्चो ने की थी। किसने की थी? रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, बात करें कि कोशिका विभाजन सर्वप्रथम किसने देखा था, तो कोशिका विभाजन सर्वप्रथम विर्चो ने देखा था। तो हमारे शरीर की जो त्वचा होती है एक दिन में लगभग 50 मिलियन सेल खो देती है। आपने देखा होगा जब भी आप अपने शरीर को ऐसे खुजलाओगे तो आपको देखोगे तो यहाँ पर सफेद सफेद या कुछ भी आपको यानी दिखाई देगा, क्योंकि वो हमारे क्या होती है? सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? सेल्स। तो अगर आप इसको चक्कर देखोगे तो आपको ये थोड़ा नमकीन टेस्ट लगेगा। ठीक है, सर्दियों में आपने ज्यादातर देखा होगा जब भी आप अपनी त्वचा से खुजाओगे तो वहां पर एक सफेद सफेद पाउडर के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, वो क्या होता है? वो हमारी सेल्स होती है, यानी मृत कोशिका होती है। और इन्हीं मृत कोशिका को अगर आप चाट कर देखोगे, जीभ पर लगाकर देखोगे तो आपको ये नमकीन टाइप लगेगी, यानी आपको इसका स्वाद खारा लगेगा। यानी इसमें क्या होता है? अन्यशील होता है, क्योंकि ये पसीना इनमें आकर मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हार्ट और न्यूरॉन सेल के बारे में। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि कोशिका विभाजन किस वजह से होता है। तो हमने आपको पढ़ा था एक सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम हमारे कोशिका में मौजूद रहता है। ये हमारी कोशिका हो गई, ये हमारा केंद्रक होगा, और यहाँ पर रहता है हमारा सेंट्रोसोम। यही सेंट्रोसोम क्या काम करता है? हमारे सेल्स को दो भागों में बांटने का काम करता है, क्योंकि इस पे एक सेंट्रियोल पदार्थ रहता है। यहाँ पर क्या रहता है? सेंट्रियोल पदार्थ रहता है। यह सेंट्रियोल पदार्थ टूटकर दो भागों में बट जाता है, और ये दो भाग एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। प्रतिकर्षित करने की वजह से यहाँ पर सेंट्रोसोम दो भागों में टूट जाता है। कितने भागों में टूट जाता है? दो भागों में टूट जाता है, और इस प्रकार सेंट्रोसोम में वृद्धि होने लगती है। उन्हीं वृद्धि होने की वजह से यहाँ पर स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं, जिस प्रकार ये केंद्रक को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है। एक हमारा सेंट्रोसोम इधर भी आता है और ये इसको क्या करता है? अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, जिस प्रकार हमारा सेंटर अलग हो जाता है। इसके बारे में हम धीरे धीरे व्याख्या से पढ़ेंगे, पर शुरुआत करते हैं थोड़ा यहाँ पर
कुछ फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्रोमीगेली, एक्रोमीगेली एक बीमारी है जो इस बीमारी से ग्रसित है खली आप जानते होंगे, WWE शायद WWF खेलते हैं या ई खेलते हैं, मुझे पता नहीं, ठीक है। तो जो बहुत बड़े बॉडी बिल्डर है, तो एक्रोमीगेली बीमारी से वो ग्रसित है। शुरुआती अवस्था में उनका शरीर एक बहुत विशालकाय शरीर हो गया था, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, इस बीमारी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होने लगता है, जिससे हमारे शरीर की वृद्धि अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है, जिसमें हमारे होठ, नाक, मुंह आदि बहुत बड़े बड़े होने लगते हैं। ये उंगलियां जो होती हैं ये भी बहुत बड़ी बड़ी होने लगती है, हाथ पैर बहुत बड़े बड़े होने लगते हैं, पर उनकी जो टांगों का विकास ज्यादा नहीं हो पाया, इसलिए खली टांगों से बहुत ज्यादा कमजोर है, जबकि ऊपरी जो हिस्सा है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से उनकी ऊपरी हिस्से की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, ठीक है। तब बात करते हैं हम, आपने देखा होगा कि जितने भी विशालकाय पेड़ होते हैं, कुछ पेड़ छोटे रह जाते हैं, कुछ पेड़ बड़े हो जाते हैं, वो इस वजह से रहते हैं क्योंकि उनके अंदर जिब्रेलिन हार्मोन उनकी वृद्धि को बढ़ाता है, ठीक है। जिन पेड़ पौधों में एक औसतन जिब्रेलिन हार्मोन निकलता है तो उनकी लंबाई यानी मोटाई भी औसतन रहती है, पर जिन पेड़ पौधों में जिब्रेलिन हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में निकलता है तो उन पेड़ पौधों की लंबाई बहुत अधिक विशालकाय हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम ये थोड़े फैक्ट की बात की। अब बात करते हैं यहाँ पर एनिमल में, यानी जितनी भी एनिमल सेल होती हैं उनमें कोशिका विभाजन का काम कौन करता है, तो एनिमल सेल में सेंट्रोसोम, यानी सेंट्रोसोम एक हमारा कोशिका अंग होता है। इसी से ये हमने आपको यहाँ पर बताया, इसी सेंट्रोसोम की वजह से हमारी कोशिका विभाजित होती है। उसके बाद बात करते हैं प्लांट सेल, यानी प्लांट यानी जैसे धीरे धीरे प्लांट ग्रो करता है, उसकी सेल टूट टूट कर अनेक सेलों में डिवाइड हो जाती है और इस प्रकार पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है, सेल प्लेट द्वारा, ठीक है, क्योंकि इनमें एक सेल प्लेट होती है, उसी सेल प्लेट की वजह से एक कोशिका दो बराबर भागों में टूट जाती है, ठीक है। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब कुछ और फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जहां पर बहुत अधिक मात्रा में सेल डिवीजन होता है, यानी कोशिका विभाजन होता है। तो ऐसा हमारा अंग है लीवर, ठीक है। हमारे शरीर में लीवर एक ऐसा पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। अगर आपने कहीं पर सुना होगा कि हम अपने लीवर का लगभग 20% 25% यानी 30% तक हिस्सा दूसरे व्यक्ति को दान दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो लीवर होता है वो अपने आप खुद रीग्रोथ हो जाता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि छिपकली की पूंछ होती है और चूहे की पूंछ होती है, क्योंकि उनमें सेंट्रोसोम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। छिपकली और चूहे की पूंछ में बहुत अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम, और उसी सेंट्रोसोम की वजह से वो अपनी पूंछ दोबारा उगा लेता है। किसकी वजह से, वो कौन सा विभाजन होता है वहां पर, कोशिका समसूत्री विभाजन होता है, किसमें चूहों की और छिपकली की पूंछ में। इसी प्रकार हमारे लीवर में भी हमारे लीवर में कौन सा वो होता है, कोशिका विभाजन समसूत्री विभाजन होता है, किसके कारण, सेंट्रोसोम की वजह के, यानी सेंट्रोसोम के कारण, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कि हमारा शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जहां पर सेल डिवीजन ना के बराबर होता है, यानी होता ही नहीं है, ठीक है। तो सर्वप्रथम आता है हमारा माइंड। ये माइंड हमारा न्यूरॉन सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। यहाँ के सेल्स अलग है और यहाँ के सेल्स अलग है। ये सेल होती है हमारी न्यूरॉन सेल। इन न्यूरॉन सेल में कोशिका विभाजन ना के बराबर होता है, इसलिए आपने देखा होगा सड़क पे चलते वाहनों पर, मोटरसाइकिल पर हेलमेट अनिवार्य कर देते हैं पुलिस वाले। क्यों कर देते हैं, क्योंकि अगर गलती से सर में चोट लग गई तो वहां पर वो घाव भरेंगे नहीं, यानी सेल डिवीजन होगा नहीं, और जब सेल डिवीजन होगा नहीं तो घाव भरेगा नहीं, तो व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। और तत्काल मृत्यु हो भी जाती है, ठीक है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जो हर्ट होता है, हर्ट में भी हमारा बहुत कम चांस रहते हैं सेल ग्रोथ होने के, यानी यहाँ पर सेल डिवीजन बहुत कम होता है पर ना के बराबर। यानी जो हमारा हर्ट होता है, इस हर्ट में भी हमारा क्या होता है, सेल डिवीजन बहुत ना के बराबर होता है, यानी कोशिका विभाजन ना के बराबर होता है, ठीक है। आपने देखा होगा किसी को दिल की बीमारी में जो दिल में छेद हो जाता है तो उस छेद को भरने के लिए डॉक्टर एक स्पेशल सर्जरी करता है, ठीक है। पर अगर आपके दिमाग में कुछ भी हल्का सा भी छिद्र हो गया है, कुछ भी हो गया, तो उसको ठीक नहीं कर सकते और आदमी को तुरंत मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बात करते हैं जैसे लीवर में हमारा सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड होता है हमारे शरीर में लीवर। कुछ भी आप गलत सलत खाओगे तो लीवर इन्फेक्टेड हो ही जाता है, और जब लीवर इन्फेक्टेड हो जाएगा तो वहां पर धीरे छोटे छोटे घाव हो जाते हैं, पर वो घाव खुद ठीक कर लेता है बिना किसी दवाई की सहायता से, ठीक है। अब तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको धीरे धीरे अब देखते हैं कि सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है, यानी कोशिका विभाजन
कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है। मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम असूत्री विभाजन तथा समसूत्री विभाजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो यहाँ पर इनका थोड़ा सा हम यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं, तब अब बाकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, अर्धसूत्री के बारे में। तो अर्धसूत्री होता है हमारा यानी ये हमारा जनन जो कोशिका होती है, ये अर्धसूत्री विभाजन हमारा जनन कोशिकाओं में होता है। जबकि समसूत्री विभाजन है जो हमारे शरीर में जितनी भी सारी ये बनावट वगैरह, घाव वगैरह आदि होते हैं, ये सब होते हैं हमारे समसूत्री विभाजन द्वारा। ठीक है, यानी जितने भी हमारे अंग बनते हैं, जितने भी हमारे घाव की पूर्ति होती है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? हमारा समसूत्री विभाजन के अंतर्गत। बात करें असूत्री विभाजन की, ठीक है, तो असूत्री विभाजन यानी इसको इंग्लिश में अमाइटोसिस कहते हैं, जबकि समसूत्री विभाजन को माइटोसिस कहते हैं और अर्धसूत्री विभाजन को माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर सर्वप्रथम पढ़ेंगे असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन मतलब इसमें कोई यानी नियमित हमारा कोशिका विभाजन नहीं होता, यानी अनियमित तरीके से होता है। ये किसमें होता है? हमारा ये हमारा सभी छोटे छोटे जितने जीव होते हैं उन सब में एक यानी असूत्री विभाजन होता है। जितने भी आपने देखे होंगे छोटे छोटे जीव जिनको हम माइक्रोस्कोप द्वारा ही देख सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल। ठीक है, ये यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक यानी इनमें जो केंद्रक होता है वो अविकसित रूप से होता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया, वायरस, सूक्ष्म जीव, नीलहरी शैवाल, यीस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ और यूकैरियोटिक जीव में आते हैं। ठीक है, अब इन सब का मतलब हम आपको यहाँ पर बता देते हैं सही से। ठीक है, तो बैक्टीरिया यानी ये जीवाणु होते हैं जो आपने देखा होगा। जीवाणु आपने नहीं देखे तो आप देखना कि आप दही देखी होगी आपने, उस दही को आप माइक्रोस्कोप से देखना तो आपको बैक्टीरिया दिख जाएंगे। ठीक है, तो दूध में कौन से बैक्टीरिया होते हैं? लैक्टोबैक्टीरियम। कौन से होते हैं? लैक्टोबैक्टीरियम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वायरस। तो वायरस आपने देखा होगा, ये कोरोना वायरस जो चल रहा है, ये सब कौन सी बीमारी है? वायरस से होने वाली बीमारी। तो कोरोना भी क्या है? एक प्रकार का वायरस। तो ये वायरस होते हैं, इनमें भी कौन सा असूत्री विभाजन होता है? नहीं, अनियमित तरीके से विभाजन होता है। आपने देखा होगा कोरोना की बीमारी से ग्रसित लोग यानी को इन्फेक्टेड जब हो जाते हैं वो कोरोना से, तो उनको अलग यानी आइसोलेशन में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनसे दूसरे व्यक्ति भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि इनमें ये वायरस होते हैं, इनमें असूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन यानी इस दर पर इनमें सूत्री विभाजन होता है कि एक ही मिनट में अपनी लाखों की तादाद बढ़ा देते हैं, और जब ये लाखों की तादाद बढ़ जाएगी तो हमारे सांस द्वारा भी ये बाहर आने लगते हैं और दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्टेड करने लगते हैं। ये कहां पर ज्यादा इफेक्ट डालते हैं? तो ये इफेक्ट डालते हैं हमारे फेफड़ों पे। हमारे फेफड़ों में एक ब्रोंकाई होती है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं और लेते हैं। यानी हम नाक से सांस नहीं लेते, बल्कि हमारे जो फेफड़े होते हैं ये बाहर से हवा को खींचते हैं। ठीक है, और जब वे छिद्र बहुत गल जाते हैं, इनमें मवाद हो जाती है, किनके कारण? वायरस के कारण, तो वे हवा को सोख नहीं पाते। ठीक है, हवा को खींच नहीं पाते और इसकी वजह से उन्हें ऑक्सीजन की तत्काल आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो बात करते हैं हम यहाँ पर सूक्ष्म जीव की। यानी सूक्ष्म जीव भी यानी छोटे छोटे जीव होते हैं। नीलहरी शैवाल आपने देखा होगा, जल में छोटे छोटे यानी हल्के हल्के पौधे से होते हैं, नीलहरी शैवाल होते हैं, वो काई होती है एक प्रकार की। ईस्ट आपने देखा होगा, जैसे कि आप ब्रेड बनता है जिसको डबल रोटी भी बोलते हैं, उसको सर्वप्रथम आटे को लेते हैं, उस आटे को हम क्या काम करते हैं? उसमें सोडा वगैरह डालकर तो कुछ देर के लिए रख देते हैं फ्रिज वगैरह में, जिसमें क्या होता है? उसमें एक सड़न उत्पन्न हो जाती है। वो सड़न किसकी वजह से उत्पन्न होती है? हमारी ईस्ट की वजह से। ईस्ट होता है तो उसमें आटा फूलकर बहुत बड़ा आयतन का रूप ले लेता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रोटोजोआ। इसी प्रोटोजोआ से हमारे दांतों में पायरिया रोग होता है। उसके बाद बात करते हैं हम यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक यानी जिनमें ये बहुत छोटी छोटी कोशिका होती है, यानी ये हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेलीय जो जीव होते हैं उनको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब इनमें जो भी केंद्रक होता है वो हमारा बहुत विकसित नहीं होता है। मतलब इसमें क्या होता है? केंद्रक होता है, उस पर कोई झिल्ली नहीं होती, केंद्रक हमारा फैला हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार फैला हुआ रहता है, यानी आप देख ही नहीं पाओगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक भी है या नहीं। जिस प्रकार हम यूकैरियोटिक सेल से बने हैं तो हमारे सेल में आपको केंद्र दिख जाएगा, उसी केंद्रक में डीएनए वगैरह रहते हैं, पर इनके केंद्रक में भी डीएनए रहता है, पर वो डीएनए फैली हुई अवस्था में रहता है। इस प्रकार आपको दिखाई देगा, पर आप इसको केंद्र नहीं कह सकते, ये अविकसित केंद्र होता है और ये हमारा डीएनए फैला हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसको ये केंद्र होता है, इसको बांधकर नहीं रखता, जबकि फैली हुई अवस्था में रहता है। इसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, अगर आपसे कोई कभी पूछ ले कि यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक में क्या अंतर होता है, तो सिर्फ एक ही अंतर होता है कि यूकैरियोटिक सेल में विकसित केंद्र नहीं होता। विकसित केंद्र मतलब केंद्र पे कोई झिल्ली नहीं होती और केंद्र फैला हुआ रहता है, बस। ठीक है, अब बात करते हैं हम यानी
इनमें कोशिका विभाजन कैसे होता है, इसको यानी असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन, इसमें एक ही सेल होती है, यह सेल थोड़ी बड़ी हो जाती है तब ये क्या करती है, बीच में से पिचक जाती है और पिचकने के बाद ये दो भागों में टूट जाती है, ठीक है। यानी जो बड़ी सेल होती है उसको हम मदर सेल कहते हैं और जो छोटे छोटे भागों में टूट जाती है उनको हम डॉटर सेल कहते हैं, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा धागे नुमा जो आप इनका केंद्र है, ये भी दो बराबर भागों में टूट जाता है। तो ये बहुत सरल कोशिका विभाजन होता है, इसको इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, इसलिए ये बहुत बड़ी तादाद में अपनी जनसंख्या बढ़ा सकते हैं। यानी ये जितने भी हमारे यूकेरियोटिक जीव होते हैं, यानी बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, यानी इंसान को अपनी ग्रोथ करने के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाता है। आपने देखा होगा एक व्यक्ति लगभग 20 सालों में जाकर जवान होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनमें समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन जब होता है तो उसमें धीरे धीरे हर कोशिका धीरे धीरे बनते बनते बहुत समय लगता है, जबकि ये लगभग 20 आज भी पैदा हुए और लगभग 1 से 1 मिनट में ही ये जवान हो जाते हैं, शादी वादी सब कुछ कर लेते हैं। शादी तो शायद होती भी नहीं होगी इनकी, पर जो भी है ये 1 मिनट में जवान हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर कौन सा विभाजन होता है? असूत्री विभाजन, ठीक है। अगर आप इसको समझ गए हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप असूत्री विभाजन अच्छे से समझ गए हो तो हम बात करते हैं अपने दूसरे नंबर पर, यानी समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, इसका तात्पर्य समझिएगा। समसूत्री विभाजन इसका मतलब यहाँ पर कोशिका की जितनी आवश्यकता होती है इतनी कोशिका बनती है। आपने देखा होगा अगर हमारा कहीं पर भी घाव हो गया हो तो उस घाव में क्या होता है, हमारा दोबारा वहां पर दोबारा इतनी कोशिका बन जाती है और वहां पर हमें कुछ उभरा हुआ या उबड़ खाबड़ चीजें नहीं दिखती। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पर हाथ कट गया होगा तो एक 5 से 2 महीने में आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये घाव आपको नजर ही नहीं आएगा, सिर्फ एक निशान दिखेगा और वहां पर आपको उभरा हुआ कोई रूप नहीं दिखेगा। जबकि अगर आप किसी पेड़ में कुल्हाड़ी वगैरह मार दोगे तो वहां पर दिखेगा एक अनियंत्रित तरीके से वहां पर कोशिका विभाजन होता है और वहां पर आपको देखने को मिलता है कि वहां पर एक बहुत उभरा हुआ रूप या कुछ भी अलग अलग से वहां पर छाले निकल आती है, बहुत सारे वहां पर टहनियां छोटी मोटी वो उगने लगती है, क्योंकि वहां पर अनियंत्रित तरीके से कोशिका विभाजन होता है। पर जितने भी जीव होते हैं उनमें जीव में हमारा कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। समसूत्री विभाजन यानी यहाँ पर जितनी कोशिका मर चुकी होती है, जितना घाव में जितनी कोशिका नष्ट हो चुकी होती है इतनी कोशिका बनती है, उसके फालतू एक भी कोशिका ज्यादा नहीं बनती, ठीक है। अगर आप इसको समझ गए हो तो हम थोड़ा सा इसमें आगे बात करते हैं, ठीक है। तो कायिक कोशिका यानी जीवों में होती है। किसमें होती है? जीवों में होती है, पेड़ पौधों में भी यही होती है, ठीक है। तो ये हमारी कायिक कोशिका यानी ये सोमेटिक सेल में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कायिक कोशिका को कहते हैं सोमेटिक सेल, ठीक है। सर्वप्रथम इसको वाल्डेयर फ्लेमिंग ने देखा था। किसने देखा था? वाल्डेयर फ्लेमिंग ने देखा था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यह जंतु पेड़ पौधों में वृद्धि का काम कौन करता है? यानी जितने भी हम आपने देखा होगा पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनमें जो वृद्धि होती है वो कौन से मतलब किस प्रकार के कोशिका विभाजन से होती है? वो हमारे समसूत्री विभाजन से होती है। उसके बाद बात करते हैं हम इसमें क्रोमेटिन धागा गुणसूत्रों का रूप लेकर 2 भागों में टूट जाता है। आपने देखा होगा जिस प्रकार हमने इससे पहले भी बताया था कि जब एक सेल दूसरी सेल में टूटती है तो टूटने से पहले जो हमारा डीएनए यानी गुणसूत्र होता है वो हमारा विकसित रूप में नहीं होता, वो एक जाल के रूप में पड़ा रहता है, ठीक है। जब तक हम वो गुणसूत्र का रूप इस प्रकार दिखाई देता है आपको, इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार का गुणसूत्र वो प्रारंभिक अवस्था में नहीं होता, जबकि सेल जब शुरुआती अवस्था में यह गुणसूत्र इस प्रकार फैला रहता है। पर जब इसमें हमारा समसूत्री विभाजन होने लगता है तब यह गुणसूत्र यानी जो हमारा क्रोमेटिन धागा है यह धागा ठोस होकर एक इस प्रकार का रूप ले लेता है जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। इसी गुणसूत्र में डीएनए छिपा रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें समसूत्री विभाजन 5 फेज में होता है, यानी 5 फेज में कंप्लीट होता है। इसकी 5 अवस्था होती है। 5 अवस्था में ये धीरे होकर एक सेल यानी सेल टूटकर दूसरी सेल बन जाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमारे जो केंद्रक होता है और इसमें केंद्रक द्रव होता है, यानी सबसे इसमें ज्यादा दिक्कत आती है उसको तोड़ने में, ठीक है। तो सबसे पहले इनके 5 फेज के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम होती है हमारी अंतरावस्था यानी इंटरफेज। उसके बाद बात करते हैं पूर्वावस्था यानी प्रोफेज। उसके बाद बात करते हैं मध्यावस्था यानी मेटाफेज। उसके बाद बात करते हैं पश्चावस्था यानी एनाफेज और सबसे लास्ट में होती है हमारी अंतावस्था यानी टेलोफेज। और यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यानी जो हमारी समसूत्री विभाजन में सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी होती है हमारी इंटरफेज यानी अंतरा अवस्था। उसके बाद बात करते हैं कि सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? तो सबसे छोटी होती है हमारी पश्चावस्था यानी एनाफेज। अगर आपको यहाँ पर कह दे कि अगर हम किसी एक फेज का अध्ययन करके तीनों फेज के यानी ऊपरी 2 और निचली 2 अगर हमें सभी
फेज के बारे में पूर्ण डिटेल चाहिए तो हम कौन सी फेज का अध्ययन करेंगे? तो मध्यावस्था का अध्ययन करेंगे। मेटाफेज में नहीं, अध्ययन की सुविधा के लिए बहुत ज्यादा हमारे सुविधा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनके बारे में कि हमारी सेल कैसे टूटती है, कैसे एक सेल दो सेल में विभाजित हो जाती है। ठीक है, ये इतना भी आसान नहीं होता जितना आपको दिख रहा होगा कि एक सेल को ऐसे करो और दो सेलों में डिवाइड कर दो। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रोसेस करने होते हैं। ये 5 प्रोसेस से गुजरती है हमारी सेल, तो उन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम सेल जब टूटती है तो सबसे जो हमारे मेन काम होते हैं वो होते हैं हमारे यानी केंद्रक को तोड़ना। एक होता है हमारा केंद्रक को तोड़ना और एक होता है हमारा कोशिका द्रव, कोशिका द्रव का विभाजन, कोशिका द्रव। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये हमारा यहाँ पर केंद्रक होता है, इस केंद्र के आसपास क्या होता है? हमारा द्रव होता है। तो अगर कोशिका को दो बराबर भागों में बांटोगे तो सर्वप्रथम आपको बंटवारा करना पड़ेगा इस द्रव का, क्योंकि इसी द्रव में ये जो हमारा कोशिका द्रव होता है, ये द्रव होता है, ये हमारा जीव द्रव्य कहलाता है। इसी द्रव के कारण ये जो हमारा केंद्रक होता है, डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, ये सब इसी में जीवित रहते हैं। ठीक है, तो अगर ये किसी एक के पास चला गया यानी किसी एक सेल के पास चला गया तो दूसरी सेल तो मर जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो द्रव है इसको भी बराबर बांटना पड़ेगा और जो केंद्र है इसको भी बराबर बांटना पड़ेगा। ठीक है, अगर गलती से एक सेल दो सेल बट गई ऐसे और एक सेल में गुणसूत्र चले गए और एक सेल में कोशिका द्रव रह गया, तो जिस सेल में गुणसूत्र नहीं होंगे, केंद्रक नहीं होगा, तो उस सेल का भी कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए केंद्र गुणसूत्र को भी दो बराबर भागों में बांटना होता है, प्लस हमारा यानी कोशिका द्रव को भी दो बराबर भागों में बांटना होता है, जिस प्रकार एक पूर्ण सेल तैयार हो जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं इनके फेजेस के बारे में। ठीक है, ये टोटल 5 फेज में होता है। ठीक है, ये पांचों फेज, अब शुरुआत में हमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है केंद्र को अलग करने में। ठीक है, उसके बाद इससे भी ज्यादा दिक्कत हुई थी हमारे कोशिका द्रव को अलग करने में। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर केंद्र को अलग करेंगे, यानी कोशिका होती है, उस कोशिका में सर्वप्रथम हम, क्योंकि हमें क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र भी दोनों कोशिका में बराबर बराबर रखने होते हैं। ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे? गुणसूत्र का विभाजन करेंगे प्लस केंद्र का विभाजन। तो केंद्र में तो गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम धीरे धीरे क्या करेंगे? हम उसमें केंद्र को दो बराबर भागों में बांटेंगे। इसी केंद्र में क्या होता है? हमारा गुणसूत्र, तो गुणसूत्र को भी दो बराबर भागों में बांटना होता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम यहाँ पर, यानी सर्वप्रथम ये जो हमारा इंटरफेज वगैरह दिखाई दे रहा है आपको, ये 5 पेज, ये जो पांचों पेज हैं शुरुआत हमारे केंद्र को विभाजित करने में हमारे पूर्ण होती है। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम यहाँ पर बात कर रहे हैं केंद्र का विभाजन। ठीक है, यानी केंद्रक विभाजन, क्योंकि हम इसको दो भागों में बांटना है, एक केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन और हमारा कोशिका द्रव विभाजन, कोशिका द्रव विभाजन। ठीक है, तो बात करते हैं हम, यानी सर्वप्रथम ये जो पांचों फेज है ये केंद्रक को विभाजित करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सर्वप्रथम इंटरफेज। ठीक है, इसको हम इंटरफेज यानी हमारी ये प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी ये अंतरावस्था, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरावस्था, वैसे इंटरफेज। ठीक है, हमने यहाँ पर हिंदी में नहीं लिखा है, सब इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इंटरफेज। ठीक है, बात करते हैं इंटरफेज के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी शुरुआती अवस्था होती है, यानी किसी भी चीज को अगर आपने देखा होगा धीरे धीरे जब किसी पर प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, तभी उसको दो हिस्सों में करना अनिवार्य होता है। ठीक है, इसी प्रकार सेल्स को दो हिस्सों में बांटने से पहले हम क्या काम करते हैं, यानी शुरुआती में उसमें धीरे धीरे जिस चीज को हम बराबर बराबर बांटना होता है उस चीज में वृद्धि होने लगती है, जिस प्रकार कोशिका द्रव में वृद्धि होने लगती है, डीएनए आरएनए में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि इंट्रावस्था में यानी यहाँ पर गुणसूत्रों में वृद्धि नहीं होती। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 46 गुणसूत्र है तो 92 हो जाएंगे और वो दो बराबर भागों में टूट जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं गुणसूत्रों में डीएनए में वृद्धि होती है। ठीक है, डीएनए तथा प्रोटीन में वृद्धि होती है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर विभाजन से। यह विभाजन की पूर्व की अवस्था है, विभाजन होने से जो पहले की अवस्था होती है उसे हम इंटरफेज कहते हैं। ठीक है, पहली बात। उसके बाद इसमें कोशिका द्रव की वृद्धि यानी कोशिका द्रव में वृद्धि होती है, प्लस डीएनए में वृद्धि होती है और प्रोटीन में वृद्धि होती है। ठीक है, क्योंकि कोशिका केंद्र को दो बराबर भागों में बांट सके। ठीक है, उससे पहले इसमें कुछ चीजों में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, यह सबसे बड़ी अवस्था है। ठीक है, आपने भी देखा होगा सबसे बड़ी अवस्था होती है, क्योंकि जब यह अवस्था होगी तभी जाकर हम कोशिका विभाजन पूर्ण हो पाएगा। ठीक है, इसे तैयारी अवस्था कहते हैं। ठीक है, इस जब हम कुछ भी होती है, जैसे कि आपने देखा होगा किन्हीं भी दो घरों में बंटवारा करना हो तो सर्वप्रथम उनके आसपास की जितनी भी उनकी संपत्ति
संपत्ति है वो एक जगह लाकर इकट्ठा कर देते हैं जब जाकर उनका बंटवारा होता है। इसी प्रकार जब कोशिका का बंटवारा होगा तो बंटवारा होने से पहले ही कोशिका में जितनी भी उसकी संपत्ति है, डीएनए विन्ने, उन सबको एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं, यानी उनमें वृद्धि कर देते हैं और तब जाकर उनमें बंटवारा होता है। ठीक है, अगर आप इस इंटरफेज को समझ चुके हो तो हम बात करते हैं प्रोफेज। यानी प्रोफेज यानी हमारी दूसरी अवस्था, यानी पूर्वावस्था। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में पूर्वावस्था बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोफेज। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, प्रोफेज यानी हमारा क्रोमेटिन जाल एक सघन रूप होकर, आपने देखा होगा जब हमारा गुणसूत्र होते हैं वो जाल के रूप में पड़े रहते हैं। ठीक है, जब भी उनमें समसूत्री विभाजन होता है तो वह हमारा ठोस होकर गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसमें क्रोमेटिन जो धागा होता है, यानी जालनुमा जो धागा फैला रहता है हमारी कोशिका केंद्रक में, वो सघन रूप लेकर एक क्रोमोसोम का रूप ले लेता है। क्रोमोसोम इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, अगर आप ने देखा होगा। ठीक है, हमारी पहली वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको उसमें सब चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सब की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्रोमेटिन यानी जाल सघन होकर एक गुणसूत्र का रूप ले लेता है, इस प्रकार का रूप ले लेता है। शुरुआत में ये हमारा क्रोमेटिन जाल के रूप में ऐसे केंद्रक में पड़ा रहता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेंट्रोसोम के बारे में। नहीं, सेंट्रोसोम कमजोर पड़ जाता है, आपने देखा होगा ये हमारा सेंट्रोसोम होता है। ये सेंट्रोसोम क्या काम करता है? कोशिका को विभाजित करने का काम करता है। नहीं, सर्वप्रथम ये केंद्र को विभाजित करता है। ठीक है, तो सेंट्रोसोम अब बात करते हैं यानी सेंट्रोसोम ये हमारा क्या काम करता है? सेंट्रोसोम में एक पदार्थ रहता है सेंट्रियोल। क्या रहता है? सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम में कौन सा पदार्थ रहता है? सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल इसके मध्य में रहता है। ये सेंट्रियोल जब भी विभाजित होता है यानी दो भागों में टूटता है तो दो भागों में टूटकर ऐसे दो भाग पिचक्कर दो भागों में टूट जाता है। कौन? हमारा सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल सेंट्रोसोम में रहता है, सेंट्रियोल पदार्थ। ये पदार्थ जब भी दो बराबर भागों में टूटता है तो ये दोनों भाग एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं। जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगते हैं तो ये सेंट्रोसोम को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। इस प्रकार ये दो बराबर भागों में बांट देते हैं, एक सेंट्रोसोम ये हो गया, एक सेंट्रोसोम ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार सेंट्रोसोम की वृद्धि हो जाती है। कोशिका विभाजन होने से पहले भी सेंट्रोसोम में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, अब ये दो सेंट्रोसोम हो गए, एक थे पर दो हो गए। ठीक है, और इनमें सेंट्रियोल बाकी रह गया। ठीक है, ये भी धीरे धीरे ये भी दो भागों में टूट जाएंगे। कभी जब इनमें सेंट्रियोल दो भागों में टूटेगा तो सेंट्रोसोम भी दो भागों में टूट जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, ये चित्र हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है, ये इंटरफेज का नहीं है, ये हमारा प्रोफेज का डायग्राम हमने आपको दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, देखो यहाँ पर ये हमारा इसमें जो होता है केंद्रक जो झिल्ली होती है वो कमजोर पड़ जाती है। केंद्रक जो झिल्ली हमने बताया था कि आपको इसमें केंद्रक द्रव भरा रहता है। ये केंद्रक द्रव किसकी सहायता से टिका रहता है? केंद्रक झिल्ली की सहायता से। ठीक है, जैसे कि एक आपने बाजार से तेल लेकर आओ तो उस पर, जैसे कि बाजार से तेल लेकर आते हैं, तेल या कुछ भी तरल पदार्थ लेकर आते हैं तो हमें वो एक पॉलीथीन में देता है। इसी प्रकार ये भी एक प्रकार की क्या है? पॉलीथीन, यानी कोशिका झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली कमजोर हो जाती है, यानी इसमें डोटी डोटी हमने आपको दिखाया यहाँ पर, ये बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। जब ये कमजोर हो जाती है तभी तो ये हमारा जो सेंट्रोसोम है, ये जो हमारा सेंट्रोसोम है, ये हमारे जो गुणसूत्र है इनको पकड़ यानी इनको खींचकर दो अलग भागों में बांट देगा। ठीक है, तब बात करते हैं यहाँ पर, यानी इसमें एक तो हमारा केंद्रक झिल्ली कमजोर पड़ जाती है। उसके बाद इसमें क्या क्या चीजें कमजोर पड़ती है? किसमें? हमारी प्रोफेज में। ठीक है, प्रोफेज में हमारी देखो आपने देखा होगा ये हमारा गुणसूत्र है, ये हमारा गुणसूत्र, ये हमारा गुणसूत्र है। इसी गुणसूत्र को जो हमारा जहां पर ये आपस में क्रॉस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं उसको? सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर। ठीक है, ये सेंट्रोमियर भी क्या करता है? कमजोर पड़ जाता है। जिस प्रकार यहाँ पर आपने देखा होगा सेंट्रोमियर क्या पड़ जाता है? कमजोर, क्योंकि इसी सेंट्रोमियर की वजह से ये जो गुणसूत्र होते हैं, इस प्रकार गुणसूत्र आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पर क्या होता है? हमारा सेंट्रो यानी सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर ये क्या करता है? आपस में एक गुणसूत्र दूसरा गुणसूत्र, इन दोनों गुणसूत्रों को कौन चिपका कर रखता है? सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर कब कमजोर पड़ जाता है? ये सेंट्रोमीटर कमजोर पड़ जाता है जब हमारे प्रोफेज अवस्था होती है। तो इस प्रोफेज अवस्था में एक बार दोहरा लेते हैं क्या क्या चीजें कमजोर होती है। तो सर्वप्रथम तो कोशिका झिल्ली कमजोर पड़ जाती है। उसके बाद हमारे गुणसूत्र में सेंट्रोमियर होता है, वहां पर ये जो उनका बॉन्ड होता है वो हमारा कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद ये हमारा सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम ये दो बराबर भागों में टूट जाता है। उसके बाद ये जो सेंट्रोसोम है ये ध्रुवों की ओर जाने लगता है। आपने देखा होगा ये यहाँ पर थे तो ये कहां पर इकट्ठे हो जाते हैं? यहाँ पर ध्रुव, यानी पहला ध्रुव दूसरा ध्रुव, पहला ध्रुव दूसरा ध्रुव। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी में दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव होता है, इसी प्रकार यहाँ पर ये ध्रुव और ये ध्रुव, ये ध्रुवों पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं अपनी तीसरी अवस्था
यानी मेटाफेज, ये मध्य अवस्था होती है, ठीक है, इसे मध्य अवस्था भी कहते हैं। तो गुणसूत्र मध्य, इसमें क्या होता है, जितने भी सब गुणसूत्र होते हैं वो क्या करते हैं कि मध्य रेखा पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। आपको ये मध्य रेखा दिख रही होगी, ठीक है, ये मध्य रेखा है, मध्य रेखा, मध्य रेखा, तो मध्य रेखा पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर की सहायता से गुणसूत्रों के सेंट्रोसोम पर आकर चिपक जाता है। ये आपको सेंट्रोमियर, हाँ सेंट्रोमियर, तो ये सेंट्रोमियर दिख रहा है आपको गुणसूत्र, यानी जहां पर गुणसूत्र आपस में ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, इस प्रकार का बॉन्ड बनाते हैं, तो वहां पर एक होता है सेंट्रोमियर। इसी सेंट्रोमियर पर जो सेंट्रोसोम होता है वो स्पिंडल फाइबर की सहायता से इस पर आकर चिपक जाता है इस प्रकार, और इस प्रकार ये इनको अलग करने की कोशिश करता है और ये अलग इन्हें कर देता है, ठीक है। तो अभी अलग नहीं होंगे, अलग अगले फेज में होंगे, ठीक है। तो ये पहला गुणसूत्र, ये दूसरा गुणसूत्र, ठीक है। तो इसको हमने यहां पर दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रोसोम, ये हमारा सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, ये हमारा स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, और ये हमारे गुणसूत्र, सूत्र, और ये हमारा सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। हमें उम्मीद है कि आपको हर चीज क्लियर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। उसके बाद ये सब जो ऊपर की अवस्था, ये नीचे की अवस्था, ठीक है। तो ये हमारा केंद्र होता है यहाँ पर, तो ये सब चीजें कोशिका के अंदर हो रही है, यहाँ पर ये सब किसके अंदर हो रही है, कोशिका के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मेटाफेज एक ये मध्य अवस्था होती है, इसमें क्या होता है कि जितने भी सब गुणसूत्र होते हैं वो एक मध्य रेखा पर आकर चिपक जाते हैं, मध्य रेखा में इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले जो अवस्था थी उसमें क्या था, हमारा सेंट्रोमियर ध्रुवों पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं, ये ध्रुव कहलाते हैं, ध्रुव, ये कहलाते हैं ध्रुव, यानी ध्रुवों पर हमारा सेंट्रोमियर यानी सेंट्रोसोम आ जाता है। ये सेंट्रोसोम क्या काम करता है, स्पिंडल फाइबर की सहायता से ये हमारा यानी गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर पर आकर ऐसे एक जाल बना लेता है, जिससे ये इनको ऐसे खींचने की कोशिश करता है, ऐसे खींचने की कौन कोशिश करता है, हमारा सेंट्रोसोम। इसीलिए सेंट्रोसोम जहां पर अधिक होता है वहां पर कोशिका वजन सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम की एक क्रियाविधि है, आपने इससे पहले क्रियाविधि कहीं नहीं पढ़ी होगी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर, ये मध्य अवस्था होती है, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर कहां पर आगे चिपक जाता है, हमारा सेंट्रोमियर पर, और इससे हमारा कैसे फोर्स लगाता है, ऐसा फोर्स लगाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम आपको दूसरा फेज पढ़ा। बात करते हैं अपनी चौथी अवस्था, यानी हमारी पश्चा अवस्था, यानी एनाफेज। यह सबसे छोटी अवस्था होती है, सबसे छोटी, यह सबसे छोटी अवस्था होती है, ठीक है। तो इसमें गुणसूत्र अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर ये सेंट्रोमियर है, ठीक है। तो सेंट्रोमियर क्या काम करता है, बहुत ज्यादा फोर्स यहाँ पर जनरेट करता है, जिससे दोनों गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। आपको यहाँ पर अलग अलग होते दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, क्योंकि ये ध्रुव की ओर जाकर हमारे सट जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार हमारा क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर ये हमारे ध्रुवों पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या काम करते हैं यहाँ पर, ये ध्रुवों पर इकट्ठे हो जाते हैं, ध्रुवों पर इकट्ठे होते हैं, ठीक है। तब तक आप इसका, अब बात करते हैं अपने लास्ट फेज यानी टेलोफेज के बारे में, ठीक है। तो टेलोफेज ये हमारी सबसे लास्ट अवस्था है। इसमें क्या होता है, जो जितने भी गुणसूत्र होते हैं वे ध्रुवों पर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, और वहां जाकर ये जल सोखकर, यानी जो हमारी एक ठोस रूप, यानी जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो जो ठोस रूप से हमारे किस रूप में, नहीं धागे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जहां से चले थे वहीं पर पहुंच जाते हैं। शुरुआत में जो इनका निर्माण होता है वो क्रोमेटिन धागे से होता है, पर धीरे धीरे जब ये हमारे ध्रुव पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर जाकर ये जल सोख लेते हैं, और जल सोख कर इस प्रकार आपने देखा होगा, आप बिस्किट लाए होंगे, उस बिस्किट को चाय में डुबोइएगा, और चाय में डुबाकर यानी पानी पीकर वो हमारे पूरे इसमें कप में फैल जाता है। इसी प्रकार ये डीएनए होते हैं, ये डीएनए क्या काम करते हैं, जब भी ये ध्रुव पर जाते हैं तो जल सोख लेते हैं, और जल सोख कर ये हमारे बिखर जाते हैं, यानी धागे के रूप में बिखर जाते हैं, किसमें, केंद्रक में। और यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, केंद्रिका झिल्ली यहाँ पर बननी शुरू हो जाती है। केंद्रिका झिल्ली क्या होती है, जो हमारा स्पिंडल जो फाइबर होता है ना, वो धीरे धीरे खत्म होकर किसका रूप ले लेता है, एक कोशिका झिल्ली का रूप ले लेता है, जिस प्रकार इसमें केंद्रक द्रव इकट्ठा रह सके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्र जल सोख कर धागों का रूप ले लेता है, केंद्रक झिल्ली भी बन जाती है। इसमें क्या बनती है, केंद्रक झिल्ली ने उसका आवरण बन जाता है। उसके बाद स्पिंडल
फाइबर खत्म हो जाता है। जो आपने आपको दिखाया कि पहले जो उसमें स्पिंडल फाइबर जो हमारे सेंट्रोसोम से जुड़े होते थे वो हमारे फाइबर बनकर एक दीवार बना लेते हैं जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसके बाद तथा यह दो केंद्रक बन जाते हैं। किस प्रकार बन जाते हैं? दो केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया हो तो हम आगे पढ़ते हैं इसकी, यानी जब ये हमारा कोशिका द्रव कैसे अलग होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर पढ़ा कि केंद्रक कैसे अलग होता है। ठीक है, ये पांचों पेज केंद्रक के लिए थे। अब जो उनकी लास्ट अवस्था है, जो ये पांचों प्रोसेस होने के बाद क्या होता है हमारा, यानी कोशिका द्रव को भी बांटना होता है, तो इसमें हम बांटेंगे कोशिका द्रव को। ठीक है, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात करते हैं अपने क्योंकि हमारा कोशिका द्रव कैसे अलग होता है। ठीक है, तो यह हमारी टेलोफेज की अंतिम अवस्था जब प्रारंभ होती है, यानी जब अंतिम अवस्था पूरी होती है, तब उसी समय हमारा कोशिका द्रव भी विभाजित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो कैसे कैसे होता है हम यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, तो कोशिका द्रव विभाजित होना शुरू हो जाता है या टेलोफेज की अंतिम अवस्था में ही कोशिका द्रव भी विभाजित होने लगता है। ठीक है, इसमें एक न्यू प्लेट सेल बन जाती है, इसमें एक न्यू प्लेट सेल बन जाती है। ठीक है, तो जब न्यू प्लेट सेल बन जाती है तो ये किस किस की बनती है? हमारी कैल्शियम तथा मैग्नीज की बनी होती है, जिस पर सेलुलोज आकर चिपक जाता है। अब आप कहोगे कि मानव कोशिका में सेल की क्या जरूरत, यानी सेलुलोज की क्या आवश्यकता? ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको प्लांट सेल तथा एनिमल सेल दोनों के बारे में मतलब मिक्स रूप से बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारी सेल होती है, जो जीव की सेल होती है, वो हमारी टेलोफेज में ही पूरी हो जाती है, पर टेलोफेज की एक अंतिम अवस्था भी होती है जहां पर हमारा कोशिका द्रव बढ़ता है, तो वहां पर उसमें वो झिल्ली बनती है, पर यहाँ पर क्या बनती है? इसी सेलुलोज से हमारी सेल वॉल बनती है। क्या बनती है? सेल वॉल। ये सेल वॉल हमारी पेड़ पौधों में होती है, हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो इस पर आकर क्या चिपक जाता है? सेलुलोज आकर चिपक जाता है, जिससे ये हार्ड हो जाते हैं और हमारी एक कोशिका भित्ति बन जाती है। इस प्रकार सेल वॉल बन जाती है और ये हमारी जो होता है, ये हमारा शुरुआत में केंद्रक अलग हुआ था, इसके बाद ये द्रव लेकर यहाँ पर ये द्रव को किसने अलग कर दिया? हमारा यानी सेल प्लेट ने। किसने? प्लेट सेल ने, सॉरी किसने? प्लेट सेल ने, जो हमारा कैल्शियम मैग्नीज की बनी होती है, इस पर सेलुलोज आकर चिपक जाता है, तो हमारा इस प्रकार ये दीवार बन जाती है। इस प्रकार ये हमारी एक कोशिका और ये हमारी दूसरी कोशिका, इस प्रकार हमारी कोशिका का विभाजन हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको यह चीजें समझ में आ गई हो तो हम आपको मतलब अगली वीडियो में दूसरी क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम आपको अर्धसूत्री विभाजन बताएंगे। ठीक है, तो आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हम आपको बताते कि इससे अगली क्लास हम क्या लेकर आएंगे? अर्धसूत्री विभाजन लेकर आएंगे, जो हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, इससे अगली क्लास में हम आपको अर्धसूत्री विभाजन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर।